हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10 का जो तीसरा चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स एंड सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिर्फ हमें मेटल का देखना है, इसमें मेटल का पढ़ना है, नॉन मेटल का नहीं पढ़ना है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, इसमें हम लोग आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, देखेंगे इन दोनों को। आयंस, आयनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। एंड लास्ट वन इज करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, ये सारा हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसे हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, है ना। और एलिमेंट्स जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, सो अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को क्या किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। यानी एलिमेंट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, या तो वो मेटल्स होंगे, या तो नॉन मेटल्स होंगे, या तो मेटलॉइड्स होंगे। ठीक है, मेटल्स की बात की जाए तो अबाउट 118 एलिमेंट्स में 90+ जो भी एलिमेंट है वो मेटल्स हैं। ठीक है, अबाउट 22 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं और बाकी बचे हुए मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें हम लोग इसे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो एलिमेंट 3 तरह के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट मेटल है, या कौन सा नॉन मेटल है, या कौन सा मेटलॉइड है। सो मेटलॉइड की बात अभी नहीं करते हम लोग, अभी हम लोग इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे। सो कोई एलिमेंट मेटल्स है या नॉन मेटल्स है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसे आइडेंटिफाई करने का तरीका जो है, 2 तरीके से हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर, ठीक है, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो किसी भी एलिमेंट को, एलिमेंट या किसी भी चीज़ की बात की जाए तो किसी भी चीज़ को बाहर से देखकर या उसे फील कर या उसके स्मेल से, है ना, अगर उसके बारे में हम लोग बता पा रहे हैं तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को हम लोग कैसे कहेंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है लस्टर। लस्टर मीन्स होता है शाइन। ठीक है, सो मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं, देखने में चमकीले होते हैं, वो शाइन करते हैं, उनमें चमक पाई जाती है, उनको पॉलिश किया जाता है तो उनमें चमक आ जाती है। ठीक है, सो जितने भी मेटल्स हैं वो सब लस्टर होता है, उनमें शाइन होता है, चमक होता है। एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। नॉन मेटल्स में किसी भी तरह का शाइन, चमक नहीं पाया जाता है। ठीक है, दीज आर डल, ये जो है वो डल होते हैं। ठीक है, इनमें चमक नहीं होती है। अब बात करते हैं इनमें एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि एक्सेप्शन में है लीड या लेड जिसे कहते हैं, ये जो है शाइनी नहीं होता है, डल अपीयरेंस इसका रहता है। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि वो उस कैटेगरी में तो है बट वो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे लीड या लेड कहते हैं, जो भी कहें, तो ये क्या है, मेटल तो है बट ये लस्टर जो ये प्रॉपर्टी है इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें लीड में जो है शाइन नहीं पाई जाती, चमक नहीं पाई जाती, इसका जो अपीयरेंस है वो डल होता है। ठीक है, इसी तरह से एक्सेप्शन की बात की जाए नॉन मेटल में
तो नॉन मेटल में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें शाइन नहीं होती है, चमक नहीं पाई जाती है नॉन मेटल में, बट डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनमें चमक पाई जाती है। सो इसे हम कहेंगे ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इन तीनों को छोड़कर एक्सेप्ट डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन जो भी नॉन मेटल्स हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती है। बट ये तीन ऐसे हैं जो कि शाइनी होते हैं, बट शाइनी होते हुए भी ये मेटल्स नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ग्रेफाइट हो गया जो हमारी पेंसिल में जो हमारा वो शार्प पॉइंट जो होता है बीच में जिससे हम लोग लिखते हैं वही ग्रेफाइट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल स्टेट। स्टेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टेट जो है किसी भी सब्सटेंस का स्टेट 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। सो मेटल्स जो हैं, मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जो भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन है मरकरी, गैलियम, ठीक है। तो मरकरी क्या है, एट रूम टेम्परेचर जो मरकरी है वो लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब हो गया कि अभी जो हमारा जो टेम्परेचर है, ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, इसमें मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और नॉर्मली जितने भी जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ गैलियम जो है ये भी एक एलिमेंट है जो कि मेटल है, लेकिन ये भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये जैसे अगर हम लोग अपनी हथेली पर ही इसे रखेंगे तो ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, बहुत जल्दी लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। तो ये भी लिक्विड है। ये 2 एक्सेप्शन है फिजिकल स्टेट के मेटल्स के, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स जितने भी नॉन मेटल हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैसेस स्टेट में होते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसेस स्टेट, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं या तो वो सॉलिड, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं और कुछ एक नॉन मेटल्स गैसेस स्टेट में होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट का एग्जांपल हो गया कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया। गैस में है क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं जो कि गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, गैस, इनका स्टेट गैस होता है, ओके। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में है या तो गैसेस स्टेट में, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अकेला एक ऐसा एलिमेंट है, नॉन मेटल है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में होते हैं या तो गैसेस स्टेट में होते हैं, बट एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। थर्ड वन इज हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड, एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है। सो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं, है ना, जैसे आयरन, कॉपर एग्जाम्पल में है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि हार्ड ना होकर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। मेटल्स हैं बट ये सॉफ्ट हैं, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इसे हम लोग नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ठीक, मेटल्स का अपोजिट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ भी डायमंड। फॉर्म ऑफ कार्बन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ठीक है। डायमंड क्या है, ये कार्बन का ही एक फॉर्म है। ग्रेफाइट हो गया, ये भी कार्बन का एक फॉर्म है। तो ग्रेफाइट, कार्बन, ये सब क्या है, ये सब जो नॉन मेटल है ये सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल के हैं, ठीक है। सो जितने भी मेटल्स हैं उनके बाहर वाले शेल में क्या होंगे, या तो 1 या तो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है 2n², है ना।
और शेल्स होते हैं, के से स्टार्ट होता है, KLMN, है ना, इस तरह से शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग के शेल की बात करेंगे, है ना। तो फॉर्मूला है 2n²। 2n की जगह 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू हो जाता है हमारा 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, तो 2 आएगा, यानी यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है इसमें पहले 2 आएगा, देन 2n² में n की जगह 1 हम लोगों ने पुट किया था, इसके बाद 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 2 = 4, यानी ये हो गया 8, है ना। यानी के शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 8 और 2 ये 10 हो गए, तो बच गया क्या? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया, है ना। ये कुछ इस तरह से होता है, ये है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके बाद यहाँ पर ये एल शेल हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। और ये थर्ड शेल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उस मेटल्स के वैलेंस सेल में, यानी सबसे बाहरी शेल जो होगा उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो क्या हो जाएगा? 282। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं उनके बाहर, सबसे बाहर वाला जो शेल है उसमें या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, ये एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके जो शेल है इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर लास्ट जो आउटरमोस्ट शेल है, यानी जो सबसे बाहरी शेल है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसे मेटल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, जिसका आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, इसे याद रखना है, हाइड्रोजन इज अ एक्सेप्शन। नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स के यहाँ 3 तक था। नॉन मेटल्स हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनका जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, जो वैलेंस शेल होगा, उसमें या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 5 या 6 या 7 होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, 6। फॉर्मूला अगर हम लोग सेट करेंगे 2n² का, तो सबसे पहला के शेल में 2 और उसके बाद बच जाएगा 4, है ना। यहाँ लास्ट में 4 आ रहा है, डेट मीन्स एक नॉन मेटल हो गया। क्लोरीन की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 287 है। लास्ट जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है, इसका मतलब ये भी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन की बात की जाए 2 6, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, डेट मीन्स ये भी नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, है ना, दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, मेल्ट मतलब गलना, है ना, उनका जो गलने का, किसी भी मेटल का जो गलने का एक जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो भी उनका हाई होता है। ठीक है, एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन है मरकरी और गैलियम। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है, बट फिर भी ये मेटल है। नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों ही लो होता है। नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एक्सेप्शन है यहाँ पर नॉन मेटल में। एक्सेप्शन क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए? कि सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन, ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स हुआ कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं हम उन्हें थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। सो मेटल की एक और प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं हम उन्हें थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब हो गया कि जिसे पतले तार में, थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता हो, और मेटल के अंदर डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो मौजूद होती है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है, डक्टाइल होते हैं। गोल्ड की बात की जाए तो इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग करीब 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात की जाए टंगस्टन की, तो टंगस्टन से जो वायर बनता है वो ये टंगस्टन इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है, इससे जो वायर बनकर तैयार होता है वो इनविजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से इसे इनविजिबल वायर भी कहते हैं। ठीक है, इतना मतलब इतना थिन हो जाता है कि वो दिखाई ही नहीं दे पाता, जिसकी वजह से टंगस्टन के वायर को इनविजिबल वायर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो हैं उनके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, हम लोग नॉन मेटल से वायर बना नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर ये एक तरह का वायर होता है, ठीक है, जो कि एक्सेप्शन है। मेटल्स में बात की जाए तो मेटल्स में डक्टिलिटी में एक्सेप्शन है मरकरी, सोडियम, जिंक, पोटाशियम। ठीक है, मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड से हम लोग जो है यहाँ वायर नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा सोडियम, जिंक और पोटाशियम जो है इनसे भी हम लोग वायर बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स तो होते हैं, मरकरी, सोडियम, जिंक, पोटाशियम, ये मेटल्स तो हैं, बट इनके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज malleability. It can be beaten into thin sheets. malleability का मतलब होता है कि जिसे थिन शीट में बदला जा सके, है ना। हम लोगों ने एल्युमिनियम फॉयल के बारे में सुना है, जिसे में हम लोग बहुत सी चीज़ें रैप करते हैं, है ना। और स्वीट्स की दुकान में हम लोग देखते हैं क्या है, बहुत सी स्वीट्स के ऊपर क्या होता है, गोल्ड का और सिल्वर का बहुत ही थिन शीट लगा हुआ होता है ना। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी जितने भी मेटल है उन्हें थिन शीट्स में, बहुत ही पतले शीट्स में बीट करके, मतलब जब उसे मारा जाएगा, उनको पतला किया जाएगा तो वो पतले हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा थिन हो सकते हैं। ठीक है, थिन शीट में उनको बदला जा सकता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। मेलिएबिलिटी में गोल्ड और सिल्वर जो हैं ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, यानी बहुत पतला इन्हें किया जा सकता है। तो अभी मैंने बताया था कि स्वीट्स के शॉप वगैरह में अगर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं बहुत से स्वीट्स के ऊपर सिल्वर के कोटिंग किया हुआ रहता है, गोल्डन का कोटिंग किया हुआ रहता है, वो शेड्स ऊपर से लगा हुआ रहता है, तो वो इतने पतले हो सकते हैं, इतने थिन हो सकते हैं, वो इनकी मेलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है गोल्ड और सिल्वर की। ओके, एक्सेप्शन है मरकरी, सोडियम, पोटाशियम, जिंक। ठीक है, ये मेटल्स तो हैं बट ये इनके अंदर मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओके, नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल नहीं होते, यानी कि अगर इन्हें पतला किया जाए, पतला शीट बनाया जाए इनसे, तो वो शीट बनकर तैयार नहीं होगा। नेक्स्ट है डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी हाई इसलिए होती है क्योंकि इनके बीच के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी हाई हो जाती है। एक्सेप्शन है यहाँ पर सोडियम, पोटाशियम, लिथियम एक्सेट्रा, ये एक्सेप्शन में है कि ये मेटल्स तो हैं बट इनकी डेंसिटी हाई नहीं होती है। नॉन मेटल्स की बात की जाए तो जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड
लो मेल्टिंग पॉइंट। सो जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनका जो डेंसिटी है वो भी लो होता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है। एक्सेप्शन है यहाँ पर डायमंड, डायमंड एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल सिल्वर एंड कॉपर। सो जितने भी मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इनसे बहुत ही ईजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल है सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि बेस्ट कंडक्टर हैं, हीट के बेस्ट कंडक्टर हैं, ठीक है। इसी तरह अगर लीड की बात की जाए, आयरन की बात की जाए, तो आयरन क्या है, वो इनके कंपेयर में जो है पुअर कंडक्टर है। अगर इनसे कंपेयर किया जाए, सिल्वर और कॉपर से कंपेयर किया जाए, तो आयरन जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी हीट का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल्स में। सो नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ग्रेफाइट, कार्बन फाइबर, ये दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि अच्छे कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, ऑन अप्लाइंग फोर्स ब्रेक। ब्रिटलनेस का मतलब हो गया कि अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएं और वो टूट जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, ब्रिटलनेस है, उसके अंदर ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। मेटल्स जो हैं हार्ड होते हैं बट अगर उनके अंदर फोर्स लगाया जाएगा तो वो टूटते नहीं हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था डक्टिलिटी में, है ना। डक्टिलिटी क्या था कि अगर जब हम लोग उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो रहा है, वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। हम लोगों ने पढ़ा था मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर हम लोग उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, थिन शीट्स में बदल जा रहा है, वो टूटता नहीं है ना। सो जितने भी मेटल्स हैं हार्ड होते हैं बट इनके अंदर क्या होता है, डक्टिलिटी होता है, मेलिएबिलिटी होता है। वो पतले अगर उन पर फोर्स लगाया जाएगा तो वो थिन शीट्स में बदल जाएंगे, वो वायर्स में बदल जाएंगे, बट वो टूटेंगे नहीं, ठीक है, ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है जिंक। जिंक एक ऐसा मेटल है जिस पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो ब्रेक हो जाता है। अभी अभी हम लोगों ने एक्सेप्शन में पढ़ा था मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी के भी एक्सेप्शन में हम लोगों ने पढ़ा और डक्टिलिटी के एक्सेप्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिंक क्या है, ना तो मेलिएबल है और ना ही डक्टाइल है। यही रीज़न है कि जब इस पर फोर्स लगाया जाता है तो ये टूट जाता है, यानी इसके अंदर ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ना तो इससे वायर बन सकता है और ना ही इससे थिन शीट्स बनकर तैयार हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। इस पर अगर फोर्स लगाया जाता है जिंक पर तो ये टूट जाता है, ठीक है। बट जनरली जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर वो ब्रिटल नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल की बात की जाए तो सॉलिड्स आर ब्रिटल। सॉलिड्स जो हैं वो ब्रिटल होते हैं, यानी नॉन मेटल्स पर अगर फोर्स लगाया जाएगा तो वो ब्रेक कर जाएगा। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में अगर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होगा, टूट जाता है, टूट जाएगा। इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो इस पर जो भी फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से ये टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितने भी मेटल्स होंगे वो सब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स के वैलेंस शेल में क्या होता है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। वैलेंस शेल में इनके 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट स्टेट में आना चाहते हैं, है ना। ऑक्टेट स्टेट में आने के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्टेट स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ कि उनका जो लास्ट शेल है उसमें वो लोग कोशिश करते हैं कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स आता है इसे हम लोग ऑक्टेट स्टेट कहेंगे, और इस स्टेट में आते ही जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होते ही वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो
होता क्या है, सपोज जैसे यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आया। तो इसके लास्ट इस तरह से अगर देखें, पहले में 2 है, दूसरे में 8 हो गया, और थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। सो अगर वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो ये क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह जाएंगे। इसका जो आउटरमोस्ट शेल होगा ये वाला हो जाएगा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ये ऑक्टेट को इसका ये पूरा हो जाएगा ये कंडीशन, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, सोडियम खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, ठीक है। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव इसलिए होते हैं कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं, है ना। सो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो क्या होगा, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे यानी पॉजिटिव चार्ज, सोडियम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, ठीक है। तो 20 है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट आने की कोशिश करेगा ना। पहला शेल में के में हो गया 2, एल में 8 है, और यहाँ 10 है। तो 10 है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये करेगा क्या कि सोचेगा कि मैं 8 ले लूँ, 8 लेके ऑक्टेट हो जाऊँ, है ना। ऑटोमोस्ट शेल में ये 8 लेकर क्या करेगा, इस 2 को लूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, इसके अंदर ज़्यादा हो गया, और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं। सो पॉजिटिव चार्ज्ड जो है इसके अंदर ज़्यादा है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज्ड हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। सो जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्टेट स्टेट में आने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड हो जाते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सो इसे हम लोग जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं कैटायन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो फॉर्म आता है उसे हम लोग कहते हैं कैटायन, ये कैटायन फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स के बैलेंस आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है, 4, 5, 6, 7, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो अगर सपोज किसी के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कोशिश क्या करेगा, इसकी कोशिश ये होगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना ऑक्टेट स्टेट को पूरा कर ले, ठीक है। सो इसके लिए होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेते हैं, है ना, अपना ऑक्टेट स्टेट पूरा करने के लिए। सो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज्ड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इसलिए ये नेगेटिव हो गए, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं। या ऐसा नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स ये लोग गेन करते हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। सो इस वजह से ये लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट स्टेट में आने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इसलिए यहाँ पर 2- आ गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं एनायन, ठीक है। क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, यानी
जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहे हैं उसे एनायन कहेंगे, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उसे कीटायन। ठीक है। क्लोरीन की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर 17 है, 287। लास्ट जो शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्टेट होने के लिए इसे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सो एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना ऑक्टेट स्टेट पूरा करता है, जिसकी वजह से क्लोरीन Cl- हम लोग लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। ओके, नेचर ऑफ ऑक्साइड में क्या है कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स की जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है। ठीक है। सो जितने भी मेटल के ऑक्साइड है वो सब बेसिक नेचर के हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। और जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कुछ एक मेटल्स ऐसे हैं जो दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, एसिडिक और बेसिक, दोनों के ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी रखते हैं। लाइक उसे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक। यानी एम्फोटेरिक क्या है, तो ये ऐसे मेटल्स हैं जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक ऑक्साइड की भी प्रॉपर्टी होती है और बेसिक ऑक्साइड की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो ऐसे मेटल्स कौन कौन है, ऐसे मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, पीबी, जिंक, है ना, ये सारे हैं। और इनकी जो ऑक्साइड है वो Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब जो है इनके अंदर दोनों ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है, एसिडिक ऑक्साइड की भी और बेसिक की भी। ठीक है। यानी इसे अगर सपोज एल्युमिनियम की बात करूँ तो अगर इसे मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊँ, HCl क्या है, ये एक एसिड है, तो ये सॉल्ट और वाटर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्ट और वाटर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग एल्युमिनियम को रिएक्ट कराएंगे NaOH से, जो कि एक बेस है, तो ये इस पर भी सॉल्ट और वाटर देता है। तो ये बेस है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। सॉल्ट और वाटर हम लोग को कब मिलता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी NaOH एक बेस है, तो यहाँ पर Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। ठीक है। तो एम्फोटेरिक क्या होता है, तो ये एक ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी मौजूद होती है। ठीक है। नॉन मेटल्स की बात की जाए तो इसमें एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, बट कुछ एक नॉन मेटल्स हैं जो कि न्यूट्रल है, जिसके अंदर कोई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है। एग्जाम्पल H2O वाटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। सो ये सब क्या है, न्यूट्रल है, ना तो इनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है और ना ही बेसिक। ठीक है। न्यूट्रल है, ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में कुछ एक ऐसे ऑक्साइड्स हैं, कुछ एक नॉन मेटल्स ऐसे ऑक्साइड बनाते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, सो मेटल्स आर सोनोरस व्हेन मेटल्स स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। ठीक। तो मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब हो गया कि किसी चीज़ पर जब इन्हें टकराया जाएगा, किसी चीज़ से जब इनको स्ट्राइक किया जाता है ना, तो ये क्या होता है, इनसे एक आवाज़ निकलती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमारे स्कूल वगैरह में जो बेल होता है वो क्या होता है, मेटल का बना हुआ होता है। मेटल का बना हुआ इसलिए होता है क्योंकि जब वो स्ट्राइक करता है, जब उन्हें हम लोग किसी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, उनसे आवाज़ निकलती है ना, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। बट नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर कुछ मारो, किसी चीज़ से स्ट्राइक करो तो देखो उससे आवाज़ आएगी, है ना। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप लोग स्ट्राइक करोगे तो उनसे आवाज़ आएगी, मेटल्स जो होंगे। ठीक है। बट नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स जो हैं वो सोनरस नहीं होते हैं। व्हेन नॉन मेटल्स स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे डोंट प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है। सो यहाँ हमारा
फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का।